नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाक्य, परंतु वाक्य पर जाने से पहले देखते हैं अपन वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने कौन से दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए, CONTIGENCIES, क्या बोल सकते हैं इसको अपन? इसका उच्चारण हो सकता है कॉन्टिजेंसिस, इस प्रकार से अपन इसको बुला सकते हैं। तो कॉन्टिजेंसिस क्या मतलब होता है इसका? देखिए, कभी कभार यूं होता है कि आपको अचानक से कोई खर्चा करना पड़ जाता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते। तो उसी अचानक किए गए खर्चे को या फिर ये जो आकस्मिक व्यय है उसे ही क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसिस कहते हैं। तो आकस्मिक व्यय को ही क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसिस। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द आपके सामने है CONVENTION, कन्वेंशन। इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कन्वेंशन। क्या होता है? देखिए, रूढ़ी जो होती है उसको ही कन्वेंशन कहते हैं। इसके साथ साथ इसका जो हिंदी अर्थ है या शुद्ध शब्द यदि अपन देखें तो अभिसमय भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आवश्यक सदस्यों को भी कन्वेंशन कहा जा सकता है। देखिए, कन्विंस करना, कन्वेंशन अपन संपूर्ण को मान सकते हैं, संतुष्टिजनक को मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन जो रूढ़िवादिता परंपरा है वो हमें संतुष्टि देती है, तो इसलिए परंपरा को भी, रूढ़ी को भी ले लिया जाता है। अभी समय यानी जो समय निश्चित है, और इसके साथ साथ आवश्यक सदस्य, कोई भी सभा या समिति बुलाई गई है उस समय जो संपूर्ण या फिर अपन यूं कही कि पर्याप्त सदस्य संख्या अगर हो तो उसको कन्वेंशन बोला जाता है कि हाँ कन्वेंशन है। तो इसलिए ये थे आपके सामने दो शब्द। और दो शब्दों में यदि अपन बात करें कॉन्टिजेंसिस की तो आकस्मिक व्यय, और उसके बाद अपन बात करें कन्वेंशन की तो रूढ़ी और अभिसमय या आवश्यक सदस्य। तीसरा शब्द राजस्थानी का शब्द, तो जानवरों के भोजन करने का स्थान, या फिर अपन जानवर नहीं कहेंगे, पशुओं का कहेंगे। देखिए, पशुओं के भोजन करने का स्थान। अब ये जो पशुओं के भोजन करने का स्थान है, राजस्थानी में उसे ठाण बोला जाता है। ठाण, ये तो आप जानते भी होंगे, कॉमन शब्द है जो हर जगह प्रयोग में लाया जाता है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो माप तोल का उपकरण, माप तोल का जो उपकरण होता है उसे भी राजस्थानी भाषा में ताखड़ी बोलते हैं। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पहले है कॉन्टिजेंसिस, आकस्मिक व्यय, उसके बाद कन्वेंशन यानी रूढ़ी, अभिसमय या आवश्यक सदस्य, और उसके बाद दो राजस्थानी शब्दों में पशुओं के भोजन करने का स्थान ठाण जिसे कहते हैं, और माप तोल का उपकरण जिसे अपन ताखड़ी कह सकते हैं। देखिए, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक अपन कौन सा पढ़ रहे थे? वाक्य पढ़ रहे थे। तो वाक्य में अपन और किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अपन वाक्य पढ़ रहे थे और वाक्यों में भी क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे थे। और क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य में अपनों ने जो कर्तृवाच्य है उसको पढ़ लिया था। उसके बाद इसके दूसरा जो भेद है उसको अपन देख रहे थे। दूसरा भेद कौन सा? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में अपनों ने देखा था कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो दूसरा जो भेद है कर्मवाच्य, उसमें अपनों ने देखा था कि भाई कर्म के
कर्म का जो लिंग है या वचन है, कर्म का जो लिंग वचन है उसी के आधार पर जो क्रिया है उसका लिंग या वचन बदलता है या परिवर्तित होता है। तो वहां पर कौन सा वाच्य माना जाता है? कर्म के आधार पर। जाहिर सी बात है कि कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन चेंज हो जाता है, तो वहां पर कर्म वाच्य माना जाता है। जैसे अपनों ने यूं कह दिया कि रवीना के द्वारा सिलाई की जाती है। ये हो गया। तो रवीना के द्वारा सिलाई की जाती है। क्रिया कौन सी है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। काम कौन सा कर रही है? सिलाई का। तो सिलाई ये कौन है? कर्म है। और कर्म भी किसमें है? सिलाई यानी स्त्रीलिंग में है। इसके बाद कर्ता की बात करें, सिलाई कर कौन रहा है? रवीना। तो रवीना कौन हुई? कर्ता। और कर्ता भी कौन है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पर तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आती। कर्ता भी स्त्रीलिंग है, कर्म भी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग में जा रही है। तो अपने को कैसे पता चले कि भाई कर्मवाच्य है या कर्तरीवाच्य? चलिए सबसे पहले तो अपन कर्ता का लिंग चेंज करके देखते हैं। कर्ता के लिंग चेंज करते ही अगर क्रिया बदलेगी तो वो कर्तरीवाच्य में चला जाएगा। अब रवीना का अपन यूं कर देते हैं श्रवण पुल्लिंग है, लड़के का नाम होता है। तो श्रवण के द्वारा सिलाई की जाता है। सही है क्या वाक्य? श्रवण के द्वारा सिलाई की जाता है। गलत हो गया, जबकि श्रवण तो पुल्लिंग है। अब क्रिया को पुल्लिंग बनाए तो जाता है बोलेंगे तभी सही माना जाएगा, परंतु अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा? क्रिया को स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। और स्त्रीलिंग अगर अपन बनाते हैं जाति, तभी ये वाक्य शुद्ध होगा। तो श्रवण के द्वारा सिलाई की जाती है। अब ये क्रिया किसके आधार पर आई है? कर्म के आधार पर आई है, क्योंकि कर्म का ही लिंग स्त्रीलिंग है और क्रिया का भी स्त्रीलिंग। जबकि कर्ता का तो लिंग अपनों ने बदल दिया, परंतु क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कर्ता का लिंग चेंज करने के बाद भी यदि क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वहां पर कर्तरीवाच्य तो नहीं है। अब कर्मवाच्य देखिए, कर्म को बदल कर भी देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसी वाक्य का कर्म और बदल कर देख लेते हैं। जैसे कर्म यहाँ पर स्त्रीलिंग आया ना, तो अपन इसको पुल्लिंग में बदल कर देखते हैं और फिर देखते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। कर्तरीवाच्य तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि कर्ता का अपनों ने लिंग चेंज करके देख लिया। अब अपन कर्ता तो वही रख लेते हैं रवीना। क्यों? क्योंकि कर्ता की तो स्त्रीलिंग आ जाओ पुल्लिंग आ जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपन वाक्य जो का त्यों रखेंगे, बस कर्म का लिंग बदलना है। अब ये जो वाक्य है इसमें रवीना जो है वो सिलाई का काम करती थी। अब सिलाई के काम की जगह कोई भी पुल्लिंग काम देख लेते हैं। पुल्लिंग काम कौन सा? अखबार पढ़ना ले लेते हैं, या फिर अपन खाना बनाना। ठीक है। तो रवीना के द्वारा खाना बनाई जाती है, क्योंकि रवीना तो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग करेंगे तो जाती है करना पड़ेगा, तभी शुद्ध होगा। परंतु फिर भी वाक्य अशुद्ध है। रवीना के द्वारा खाना बनाई जाती है, ये वाक्य गलत है। अब अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा? रवीना के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब यहां पर यदि अपन यूं करेंगे कि रवीना के द्वारा खाना बनाया जाता है तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, परंतु जाता है ये क्रिया तो पुल्लिंग है, जबकि कर्ता तो हमारा किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। फिर भी क्रिया
पुल्लिंग में जा रही है, यानी कर्ता का प्रभाव पड़ नहीं रहा। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है, देखते हैं। कर्म चेंज कर लिया अपनों ने। अब कर्म खाना है, खाना पुल्लिंग होता है, सिलाई स्त्रीलिंग है, तो खाना पुल्लिंग है तो उसके आधार पर क्रिया भी बदल गई, पुल्लिंग होगी। कर्म सिलाई था, स्त्रीलिंग था, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग थी। तो इस आधार पर जब कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसका लिंग वचन चेंज होता है, बदलता है, तो वहां पर अपन कौन सा वाच्य मान सकते हैं, कर्म वाच्य मान सकते हैं। और वाक्य देख लीजिए इसी को बदलकर। अब इसी में अपन करते हैं, देखिए वचन चेंज करते हैं। उनके, बहुत सारे लोग होंगे, उनके द्वारा खाना बनाया जाता है। अब देखिए यहां पर रवीना थी, एक वचन थी, अपनों ने यहां पर बहुवचन बनाया। अब बहुवचन कर्ता के आधार पर यदि क्रिया बदले तो जाते हैं आना चाहिए, क्योंकि बहुवचन क्रिया का रूप तो जाते हैं होता है। जाता है पुल्लिंग, जाती है स्त्रीलिंग और जाते हैं बहुवचन। उनके द्वारा खाना बनाया जाता है, वाक्य तो शुद्ध है, तो वाक्य क्यों नहीं बदला, क्योंकि कर्म प्रभावित कर रहा था। कर्म को अपनों ने बदला नहीं और इसलिए क्रिया भी नहीं बदली। तो इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर कर्ता के लिंग वचन के आधार पर यदि क्रिया का लिंग वचन बदलता है तो वहां पर अपन उस वाक्य में कौन सा वाच्य मान सकते हैं, कर्म वाच्य मान सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले वाक्य की। अगले वाक्य में अपन कौन सी चीजें देख सकते हैं, चलिए अगला और अंतिम तीसरा भेद वाच्य का, भाव वाच्य। भाव वाच्य में क्या करेंगे, अब अपनों ने वाक्य में कितने अंग होते हैं, अंग छोड़ो, वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन ही होते हैं। अब क्रिया को तो छोड़ ही दिया अपनों ने, क्योंकि वो कर्ता के आधार पर बदलेगी तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर बदलेगी तो कर्मवाच्य। अब क्रिया है वो इन दोनों के साथ आ गई, तो भाववाच्य में क्या लेकर आएंगे, देखिए यदि किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के आधार पर बदलती है, जबकि तथा न ही कर्म के आधार पर बदलती है। ये लीजिए, तो यदि किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के आधार पर बदलती है न कर्म के आधार पर, और कर्ता के क्या, लिंग वचन के आधार पर, लिंग वचन के आधार पर, और कर्म के भी क्या, कर्म के भी लिंग वचन के आधार पर। तो यदि किसी वाक्य में न कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया बदलती है न कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया बदलती है, तो वहां पर क्या माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। चलिए बता दिया मैंने। तो क्रिया आएगी कैसे, क्रिया का रूप कौन सा होगा, बदलेगी तो नहीं, तो क्रिया का रूप अपरिवर्तित होगा, यानी क्रिया सदैव अपरिवर्तित रहती है। अब अपरिवर्तित कहाँ रहेगी, वाक्य में। वाक्य हटा दोगे तो, अब अपनों ने एक ही वाक्य का देखा था कि एक ही वाक्य में यदि अपनों ने कर्ता को चेंज किया और क्रिया बदल गई तो कर्तरीवाच्य, और कर्म को चेंज किया, कर्म के लिंग वचन को चेंज किया, उसी आधार पर क्रिया बदल गई तो हमने कर्मवाच्य देखा। तो इस आधार पर क्रिया सदैव है वो
कर्ता के आधार पर बदलती है या कर्म के आधार पर? इसमें सदैव अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तित रहेगी तो भी किस रूप में रहेगी? इसका स्वरूप कैसा होगा? कोई ना कोई तो क्रिया का स्वरूप होता है ना, क्रिया विकारी शब्द है तो किसी न किसी स्वरूप में आएगी। तो यहां पर अपन यूं कहेंगे कि क्रिया बदलेगी तो नहीं, आप वाक्य में लिंग चेंज कर दीजिए, वचन चेंज कर दीजिए, बदलेगी नहीं, जिस रूप में आएगी उसी रूप में अंत तक बनी रहेगी। तो क्रिया रहती किसी है, कैसी है? तो क्रिया सदैव सदैव अन्य पुरुष में रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी। इसके साथ साथ अकर्मक रहेगी, अकर्मक रहेगी, और इसके साथ साथ एक वचन में रहेगी। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एक वचन, अकर्मक के रूप में रहेगी, के रूप में रहती है। इसके साथ साथ अपन एक चीज और भी शामिल कर सकते हैं कि क्रिया अन्य पुरुष में रहती है, अकर्मक में रहती है, एक वचन में, साथ साथ पुल्लिंग में रहती है, पुल्लिंग में रहती है। ऐसा वाक्य कहीं आप देखो कि जहां पर क्रिया है, वो क्रिया है पहले तो अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष का मतलब है कि न तो उत्तम पुरुष में है, न ही मध्य पुरुष में है। और उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष अपन दोनों चीजें देख चुके हैं। उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता और मध्यम पुरुष का मतलब श्रोता। यानी वाक्य में न तो उत्तम पुरुष है न मध्य पुरुष, यानी एक वाक्य आप ऐसा देखिए जिसमें अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष के साथ साथ वो अकर्मक है या सकर्मक? अकर्मक का मतलब होता है कि जिसमें कर्म नहीं हो, और सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो। तो यहां पर अपने को सबसे पहले देखना है कि अन्य पुरुष में आनी चाहिए, यानी वाक्य में न वक्ता शामिल होना चाहिए न श्रोता शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ वाक्य जो है वो अकर्मक क्रिया का है, एक वचन में है, और इसके साथ साथ पुल्लिंग में भी है। तो आप भाववाच्य कर देंगे। सच बोल रही हूं? जी नहीं। उसके बाद भी आप कर्ता का लिंग वचन चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप कर्म का लिंग वचन चेंज करके देखेंगे, तभी आप श्योर होंगे, तभी आप निश्चित रूप से भाववाच्य करेंगे। वैसे तो देखें तो इसकी पहचान यही होती है कि अन्य पुरुष, अकर्मक, एक वचन और पुल्लिंग, इनमें यदि क्रिया का रूप दिखाई देता है तो वहां पर सदैव क्रिया किस में जाएगी, या सदैव वाक्य किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन इस चीज को और समझ लेते हैं। देखिए, देखिए इसकी पहचान क्या हो सकती है? सामान्यतः जो इसमें वाक्य आते हैं वो आते हैं कि कर्ता के साथ तो से लिखा हुआ होता है। सामान्यतः ये इसकी पहचान है। पहचान ये हो सकती है कि कर्ता के साथ से लिखा हुआ हो, से पर सर्ग जुड़ा हुआ हो, और इसके साथ साथ वाक्य निषेधात्मक हो, यानी नहीं वाले वाक्य हो सीधी भाषा में। तो जहां पर से जुड़ा हुआ हो कर्ता के साथ और वाक्य में कहीं ना कहीं निषेध आ रहा हो, यानी नहीं आ रहा हो, नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर वाक्य कौन सा माना जाएगा? भाववाच्य माना जाएगा। तो देख लेते हैं। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में क्या हो, कर्ता के साथ, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ से परसर्ग जुड़ा हुआ हो तथा वाक्य निषेधात्मक हो तो वहां
भाववाच्य माना जाता है। ये लीजिए, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ से परसरक जुड़ा हो तथा वाक्य निषेधात्मक हो तो वहां पर सदैव कौन सा वाच्य माना जाएगा? भाववाच्य माना जाएगा। जैसे जैसे देखिए, राम से दौड़ा नहीं जाता, ये वाक्य है। सबसे पहले तो अपन इसकी पहचान के आधार पर देखते हैं कि शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं, अपने को भाववाच्य में इसको भेजना है कि नहीं भेजना। तो देखिए, इसकी पहचान में सबसे पहले तो क्या है? कर्ता के साथ से प्रयोग हो, से परसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए, कर्ता के साथ से, तो राम से, पहली शर्त पूरी, कर्ता राम है और इसके साथ से आ गया। दूसरा निषेधात्मक यानी नहीं वाला वाक्य होना चाहिए। तो राम से दौड़ा जाता है, नहीं, ये वाक्य नहीं है। राम से दौड़ा नहीं जाता। अब नकारात्मक निषेधात्मक नहीं वाला वाक्य है तो हमारी दोनों शर्त भी पूरी है। और जब दोनों शर्तें पूरी हैं तो हम सीधा सा निश्चित रूप से इस वाक्य को भाववाच्य में ले जा सकते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी अपनी शर्तों को याद रखिए। क्रिया कैसी होगी? अन्य पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में होगी और अकर्मक होगी, अकर्मक होगी और एक वचन होगी, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ये लीजिए, ये चार अपनी पहचान थी कि यदि क्रिया का ये रूप है कि वो अन्य पुरुष में है, अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। यहां पर देख लीजिए, क्रिया सबसे पहले तो जाता पुल्लिंग ही होता है, जाति स्त्रीलिंग होता है। तो जाता यानी क्रिया किस में आई है? पुल्लिंग में आई है। ये लीजिए, पहली शर्त पूरी। उसके बाद जाता आई है यानी एक वचन है। बहुवचन का रूप क्या होता है? जाते। जाते जो है, जाता और जाति दोनों एक वचन है। जाता पुल्लिंग एक वचन है, जाति स्त्रीलिंग एक वचन है, जबकि जाते बहुवचन होता है। और यहां पर जाता आया है तो एक वचन है, दूसरी शर्त भी पूरी, कंप्लीट। उसके बाद अपन देखते हैं अकर्मक। देखिए, राम से दौड़ा नहीं जाता। अब मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आपको कहा था कि भाई क्रिया के दो रूप होते हैं, क्रिया के दो रूप होते हैं। जहां पर कर्म आता है वहां पर सकर्मक और जहां पर कर्म नहीं आता है वहां पर क्या होता है? अकर्मक। अब अपने को एक वाक्य में पता कैसे चले कि कर्म आया है या नहीं आया है? तो अपने को क्या करना है? मैंने उस समय पहचान भी बताई थी कि क्या से प्रश्न करके देख लो, क्या से प्रश्न करके देख लो। यदि आपने क्या से प्रश्न किया और आपको उत्तर मिल रहा है तो वहां पर आपका जो वाक्य है वो सकर्मक माना जाएगा। यदि क्या से प्रश्न किया और उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पर कर्म है, क्योंकि क्या का उत्तर कर्म ही होता है। तो इसलिए क्या का उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक वो वाक्य भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य की शर्त अकर्मक है ना। तो जहां पर जिस प्रश्न में क्या का उत्तर नहीं मिल रहा हो, जिस वाक्य में क्या का उत्तर नहीं मिल रहा हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम से क्या नहीं जाता, तो और अगर अपन वाक्य को देखें तो राम से दौड़ा क्या नहीं जाता, कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा। अब प्रश्न ही नहीं बन रहा तो उत्तर आने की कोई संभावना ही नहीं हो रही। राम से क्या रोया नहीं जाता, अब रोने का क्या होता है? राम से क्या हंसा नहीं जाता, क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देती हूं, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप क्रिया को जाकर देख लीजिए। सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं, क्रिया बहुत अच्छे से और पूरी की पूरी करवाई गई है। क्रिया के सभी आधारों पर भेद करवाए गए हैं, चाहे वो रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हो, चाहे वो कर्म के आधार पर हो और चाहे वो वाक्य प्रयोग के आधार पर हो। सभी प्रकार के काल के आधार पर भी क्रिया के भेद करवाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप उस क्लास को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर बता देती हूँ। हंसना, रोना, रोना, दौड़ना, यात्रा करना, सोना,
ये सभी की सभी मूलतः अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आप रोना, हंसना, दौड़ना, यात्रा करना, ये चीजें देखें तो आप अकर्मक क्रिया में कर देंगे। तो दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना किस में जाती है? अकर्मक क्रिया में। तीसरी शर्त भी पूरी। अन्य पुरुष में, अब देखिए राम यहां पर बोल रहा है या सुन रहा है? मैंने आपको कह दिया कि राम से दौड़ा नहीं जाता। अब मैं राम को खुद को जाकर कहती हूँ क्या राम से दौड़ा नहीं जाता? अगर खुद को कहूंगी तो मैं यूं कहूंगी तुमसे दौड़ा नहीं जाता। वहां पर तुमसे शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, जबकि राम यहां पर सुनता नहीं है, राम यहां पर बोल ही नहीं रहा। बोलता अगर वक्ता होता तो वो यूं कहता मेरे से दौड़ा नहीं जाता, वो यूं थोड़ी ना कहता राम से दौड़ा नहीं जाता। तो इसलिए वाक्य यहां पर न ही तो वाक्य में यहां पर कर्ता न ही तो वक्ता है और न ही कर्ता श्रोता है। अब यदि वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, तो वहां पर अन्य पुरुष माना जाएगा, क्योंकि वक्ता उत्तम पुरुष होता है, श्रोता मध्यम पुरुष। तो ये अन्य पुरुष में जाएगा और इस प्रकार से हमारी चारों शर्तें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, दो चीजों द्वारा पता लगा सकते हैं किसी भी वाक्य में भाववाच्य का, कि एक तो कर्ता के साथ से परसर्ग जुड़ा हुआ हो, दूसरा निषेधात्मक वाक्य हो, और तीसरी शर्त कौन सी हो जाती है कि अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन, ये क्रिया के रूप होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। देखिए इसी वाक्य की जगह दूसरा वाक्य एक बार लिख कर देखते हैं। सीता से हंसा नहीं जाता। मैंने एक दिन आपको बताया था कि भी वाक्य को प्रयोग करने का तरीका ही क्या होता है? वाच्य होता है। आप इसको प्रयोग कर दो, सीता हंसती है, ठीक है, सीता हंसती है, तो किस में चला जाएगा? कर्तरीवाच्य में। सीता के द्वारा हंसा जाता है, कर्मवाच्य में। सीता से हंसा नहीं जाता, भाववाच्य में। यानी क्रिया को इस रूप में प्रयोग किया जाए कि वो कर्ता के आधार पर बदले तो कर्तरीवाच्य, कर्म के आधार पर बदले कर्मवाच्य, और यदि वो अपरिवर्तित रहे तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करने का तरीका ही है। ऐसे नहीं है कि ये कोई स्पेशल अलग से वाक्य आएंगे, भाई ये वाक्य इसमें जाएगा, ये वाक्य यानी राम हंसता है, सीता रोती है, तो ये किसी में भी नहीं जाएंगे। इनको प्रयोग करने या इनके प्रयोग करने का तरीका यदि अपन बदल दें तो ये अन्य में भी जा सकते हैं। अब अपन देखते हैं अपनी शर्तों के आधार पर ये वाक्य खरा उतरता है कि नहीं। तो यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ से परसर्ग जुड़ा हुआ हो, पहली शर्त तो एक कर्ता के साथ से, तो यहाँ पर सीता से हंसा नहीं जाता। हंस कौन नहीं सकता? सीता। तो सीता कौन है? कर्ता। अब कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ है, पहली शर्त पूरी। दूसरा, तथा वाक्य निषेधात्मक यानी नहीं वाला होना चाहिए। वाक्य में कहीं नहीं आया है जी, तो दूसरी शर्त भी पूरी। अपना वाक्य किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। क्लियर? ये तो हो गई इसकी समझने की ट्रिक। अब बात कर लीजिए इन्हीं सब शर्तों की। तो वाक्य में सीता वक्ता है या श्रोता? देखिए मैंने आपसे कहा कि सीता से हंसा नहीं जाता। अब मैं सीता को नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूं, और सीता कोई अन्य लड़की है, तो ये किस में जाएगा? अन्य पुरुष में। यानी पहली शर्त हमारी पूरी। दूसरी बात, सीता से हंसा नहीं जाता। मैंने आपको कहा था हंसना, रोना, यात्रा करना, सोना, ये अपने आप में मूलतः अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर हंसना क्रिया आ गई, तो वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद अपनों ने देखा एक वचन, यहाँ पर क्या आया है? जाता आया है। यदि बहुवचन होता तो जाते होता, और जाता एवं जाति दोनों क्रिया के रूप किस में जाते हैं? एक वचन में जाते हैं। तो एक वचन की शर्त भी हमारी पूरी, तीसरी शर्त पूरी। उसके बाद देखिए सीता से हंसा नहीं जाता। सीता तो स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए यहाँ पर जाति आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर कौन सी क्रिया आई है? पुल्लिंग आई है। सीता से हंसा नहीं जाता। हाँ, मोहन से हंसा नहीं जाता। आप कर्ता का लिंग बदल दीजिए, उनसे हंसा नहीं जाता, ये अपरिवर्तित रहेगी सदैव।
और अपरिवर्तित रहेगी, साथ साथ पुल्लिंग रहेगी, साथ साथ एकवचन रहेगी, साथ साथ अन्य पुरुष रहेगी, साथ साथ अकर्मक रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य माना जाएगा? भाववाच्य माना जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या इस वाक्य को नोट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक्य भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर इसके कुछ उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।